वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल साइंस गुरु @रामदियाल अडवाल। और आज हम जो है चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 5 को। इसमें जो कुछ विशेष बातें जो रह गई थी वो हम लोग जो है डिस्कस आज उनके बारे में करेंगे। पहला है जो परीक्षार्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2-3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि टोलेन अभिकर्मक क्या होता है। टोलेन अभिकर्मक टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोगों ने क्या लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को यानी विलयन को हम लोग टोलेन रिएजेंट कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सिल्वर नाइट्रेट है, नाम लिख देता हूं मैं अगर नाम से आ जाए एग्जाम में। सिल्वर नाइट्रेट, इंग्लिश में देता हूं उसको सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आप इसको जो है लिखेंगे। ये आपका जो है टोलेन रिएजेंट है, टोलेन अभिकर्मक है। एक्चुअल में ये उपचायक है। उपचायक मतलब ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इंग्लिश में कहें तो, और हिंदी में कहें तो उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक दूसरा है फेलिंग अभिकर्मक। फेलिंग अभिकर्मक, एक्चुअल में जो फेलिंग अभिकर्मक है इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट, एक्चुअल में जो फेलिंग रिएजेंट है ये दो प्रकार के सॉल्यूशनों से मिलकर बनता है, जिनको हम बोलते हैं फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी, दो प्रकार के सॉल्यूशनों को से मिलाकर हम लोग जो है फेलिंग रिएजेंट्स जो है बनाते हैं ए एंड बी से। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फेलिंग ए क्या है और फेलिंग बी क्या है। जो हमारा फेलिंग विलयन ए है वो है कॉपर सल्फेट का जल के साथ मिश्रण, कॉपर सल्फेट का H2O के साथ मिश्रण, ये कहलाएगा आपका फेलिंग ए। कॉपर सल्फेट प्लस H2O आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए कहलाएगा। जो दूसरा है वो है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, और इसमें मिला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार है ये इसके अंदर मिला होता है। इन दोनों सॉल्यूशनों को मिलकर जो है बनता है फेलिंग अभिकर्मक। अगर जनरली कोई पूछे आपसे, अगर मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया निम्न में से फेलिंग अभिकर्मक है, और ऑप्शन में यदि आपको ये मिलता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, तो दैट इज राइट आंसर। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, तो ये आपका राइट आंसर जो है बन जाएगा, ये आपका फेलिंग रिएजेंट आपका जो है बन जाएगा। ये भी उपचायक है, ये भी क्या है, उपचायक मीन्स
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग आपका एजेंट है, उपचायक है ये भी। ये दो जो है अभिकर्मक मैंने आपको बताने थे, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में जो है ये रिपीट हो जाते हैं। फिर हम लोग जो है अगला टॉपिक शुरू करेंगे इसका, चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से इसके पार्ट जो है पढ़ रहे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे जो है कमेंट्स बॉक्स में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डालिए, अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको जो है दोबारा सोल्व करेंगे, दोबारा बताएंगे आपके लिए। अब पार्ट है लास्ट इसका चैप्टर में, सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक, ये जो है आपका टॉपिक है, साबुन एवं अपमार्जक। मैं जो है इसको दो हिस्सों में डिस्टिंग्विश कर देता हूँ साबुन एवं अपमार्जक को समझाने के लिए आपको। ये मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया इसके बीच में। एक तरफ मैं साबुन को डिस्क्राइब करूंगा, दूसरी तरफ मैं अपमार्जक को, यानी एक तरफ सोप को और एक तरफ डिटर्जेंट्स को मैं जो है डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग सभी ध्यान से इसको जो है पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, और आपके जो है किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पुट हो सकता है। सबसे पहले साबुन की डेफिनेशन। साबुन की डेफिनेशन क्या है? ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, ये है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे, चेन, हाइड्रोकार्बन चेन के सिरे पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। साबुन, ये तो है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और इसके सिरे पर कार्बोक्सिल अम्ल, आपने कार्बोक्सिल अम्ल देखा होगा, ये था RCOOH, क्लियर? ये तो है R, ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, और ये है COO, ये COO है। इसका H हटा के, यहाँ H हटा गया आपका, यहाँ पर यहाँ चार्ज आ जाएगा Na, यहाँ लगा होगा या तो सोडियम Na+, या लगा होगा पोटासियम K+। इसको हम बोलेंगे साबुन। साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पर के सिरे पर सोडियम या पोटासियम के लवण होते हैं, या सिंपली आप कहें साबुन कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। द सोप्स आर द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा होना चाहिए, जिसके सिरे पर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होनी चाहिए, ताकि आपकी साबुन जो है जटिल बन जाए, काम करे आपकी। दूसरी प्रकार आई अपमार्जक पे। ऐसे ही अपमार्जक में भी, डिटर्जेंट में भी एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, और उसके सिरे पर सल्फोनिक एसिड, ये है सल्फोनिक एसिड, R, ये R है, SO3H, सल्फोनिक एसिड, H हट जाएगा। सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। किसी भी टॉपिक्स को जो आप यहाँ चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसको, और जो है इसी प्रकार आपके ज्ञान में जो है बढ़ोतरी करते रहें। आइए, अपमार्जक ऐसे ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और उसके सिरे पर सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड, मैं लिख देता हूँ सल्फोनिक एसिड। बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, सल्फोनिक अम्ल। और यहाँ नीचे इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटासियम साल्ट होते हैं आपके डिटर्जेंट। ऐसे ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी,
तो आप लोग कहेंगे द सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड इज नोन एज डिटर्जेंट। द सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड इज नोन एज डिटर्जेंट्स। उनको आप डिटर्जेंट्स जो है कहेंगे। ये है इनकी डेफिनेशन की बात। अब साबुन और अपमार्जक दोनों ही जो हैं ये किसके लिए उपयोग होते हैं? शोधन प्रक्रिया के लिए, क्लींजिंग एक्शन के लिए। क्लींजिंग एक्शन मतलब सफाई करने वाले अभिकर्मक हैं, ये रिएजेंट हैं, यानी सफाई करते हैं। ये कपड़ों की सफाई लगा लीजिए, वार्निश में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक सफाई अभिकर्मक है, क्लींजिंग एजेंट है, सफाई करने वाले अभिकर्मक हैं। अब हम साबुन और डिटर्जेंट्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोप जो है, साबुन जो है, वो हार्ड वाटर में क्लींजिंग इफेक्ट शो नहीं करती। हार्ड वाटर में यानी साबुन जो है, अगर पानी हार्ड हुआ, हार्ड वाटर हुआ, तो साबुन काम नहीं कर पाएगी। कठोर पानी में आपकी जो है साबुन काम नहीं कर पाएगी। अब ये पानी कठोर क्यों होता है, हार्ड क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? अब सुनिए, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ये दो आयन जो है रिस्पॉन्सिबल हैं पानी की हार्डनेस के लिए, पानी की कठोरता के लिए। पानी की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर? अगर ये आयन पानी में प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, तो आपका पानी हार्ड हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि पानी की हार्डनेस के लिए कौन जिम्मेवार है, पानी की कठोरता के लिए कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो ये है अभी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, मेनली ये पानी की कठोरता के लिए जिम्मेवार होते हैं। एक्चुअल में होगा क्या, जब साबुन इनसे क्रिया करेगी, मान लो ये साबुन है RCOONA+, ये साबुन है। क्लियर? 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने इसके साबुन के, और प्रेजेंट है पानी में कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन, कोई भी एक। तो होगा क्या, एक्चुअल में कैल्शियम आयन सोडियम आयनों को रिप्लेस कर देगा। 2Na+ तो बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया 2Na+, और ये बन जाएगा RCOO- की ट्वाइस एंड Ca, ये बन जाएगा Ca। ये आपका जो है फॉर्म्ड हो जाएगा RCOO-2, यानी कैल्शियम के साल्ट बन गए भी कार्बोक्सिलिक एसिड के। साबुन हम किसके पहले थे? सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बन गए क्या? कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या भी ये भी साबुन है? नहीं, ये साबुन नहीं है। साबुन कौन है? सोडियम और पोटासियम साल्ट है भाई आपके कार्बोक्सिल अम्ल की। इसका मतलब अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसा ही करेगा, यहाँ Mg2+ होता है, यहाँ Mg आ जाएगा, 2Na को बाहर निकाल देगा। तो यदि आपका जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, तो वो सोप यानी साबुन के मॉलिक्यूल्स के साथ, अणुओं के साथ क्रिया कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, और साबुन को क्या कर देते हैं? आपके शोधन विलयन, यानी जिस विलयन में हम सफाई कर रहे हैं, पानी में हम सफाई कर रहे हैं पानी के थ्रू, उसके अंदर से उसको बाहर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम टैप वाटर मतलब नलके का पानी नीचे से निकाला गया पानी या कुएं के पानी जो हार्ड होता है, उसमें अगर हम साबुन से सफाई करने की कोशिश करते हैं, तो साबुन को कितना भी घिसाओ, साबुन झाग पैदा नहीं करता, और एक ब्लैक सी पपड़ी आपकी जो है बन जाती है। वो ब्लैक पपड़ी तो ये है, ठीक है, क्योंकि वो मार्जिन विलेन से बाहर हो गया, काम ही नहीं कर पाएगा साबुन। तो साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता, हार्ड वाटर में किसी प्रकार की शोधन अभिक्रिया यानी क्लींजिंग एक्शन उसका फेल है हार्ड वाटर में। अब यहाँ ये जो है अपमार्जक, ये हार्ड वाटर में, कठोर पानी में, हार्ड वाटर यानी कठोर पानी में भी शोधन अभिक्रिया करते हैं, कठोर पानी में भी अपना कार्य करेंगे। हार्ड वाटर में भी ये अपना काम आसानी से जो है करते हैं, आसानी से जो है हार्ड वाटर में भी ये काम करेंगे। अब हार्ड वाटर में काम क्यों करेंगे? क्योंकि सल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट को, या सल्फोनिक आयन सोडियम आयन को या पोटासियम आयन को इतना मजबूती से अपने साथ अट्रैक्ट रखता है, यानी इनके बीच में बनने वाला आयनिक बॉन्ड इतना ताकतवर है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ इनकी रिएक्शन ही नहीं होने देता। सल्फोनिक आयन SO3- आयन इतना अधिक ताकतवर है कि सोडियम और पोटासियम के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स शो कर सकता है,
ताकतवर आकर्षण बल रखता है, जिससे सोडियम और पोटासियम इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया ही नहीं कर पाएंगे। अगर अपमार्जकों के साथ ये अभिक्रिया नहीं होगी तो आपके मार्जन विलयन में क्लींजिंग सॉल्यूशन के अंदर आपके अपमार्जक जो के तो रहेंगे तो काम करेंगे, यानी वो अब भी जो है वहां से गंदगी को, डायरेक्टली को बाहर निकालेंगे, अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। तो अपमार्जक जो है वो हार्ड वाटर के अंदर भी जो है अपना काम आसानी से करते हैं, किसी प्रकार की उनको जो है दिक्कतें नहीं आती, हार्ड वाटर में वो काम करते रहते हैं। अगली बात, सोप जो है वो आसानी से इजीली डिकम्पोजेबल है भाई, इजीली क्या है, डिकम्पोजेबल, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा वो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, आसानी से अपघटित हो जाते हैं, यानी मिट्टी बन जाएंगे आसानी से, इसीलिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आसानी से अपघटित जो है हो जाते हैं, इजीली डिकम्पोज जो है ये हो जाएंगे। लेकिन कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था, अपमार्जक जो है वो बहुशाखित थे भाई, पोली ब्रांच थे, ऐसे पोली ब्रांच, उनकी बहुत सारी ब्रांचेज थी। अगर इस तरह की ब्रांचेज वाले जो है अपमार्जक हों तो वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, उनको डिकम्पोज होने में, सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको डिकम्पोज करने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उनको डिकम्पोज करने में बहुत अधिक समय लगता था, इसीलिए वो पानी में रहने वाले जीवों के लिए जो है मुश्किल पैदा करते थे। इसीलिए पॉली ब्रांच यानी बहुशाखित जो आपके हाइड्रोकार्बन चेन वाले जो है अपमार्जक हैं उनको बैन कर रखा है अभी। क्या कर रखा है उनको? बैन है, वो बहुशाखित अपमार्जक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे जलीय जीवों को खतरा बना रहता है। इसीलिए हम लोग जो है बहुशाखित यानी बहुत अधिक शाखाओं वाले जो है, जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन में बहुत सारी शाखाएं बनी हो, ऐसे अपमार्जक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैंड श्रेणी में आते हैं। सिंपल शाखा वाले जो है, स्ट्रेट चेन वाले जो है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के सिरे पर जो है सल्फोनिक एसिड के सोडियम पोटासियम लवण होंगे, वही डिटर्जेंट्स जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे और वो जो है आसानी से डिकम्पोजेबल भी हैं। लेकिन फिर भी सोप जो है वो डिटर्जेंट से आसानी से डिकम्पोज होने वाले सब्सटेंस हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। डिटर्जेंट्स को डिकम्पोज होने में एज कंपेयर टू सोप अधिक समय जो है लगता है भाई, अधिक समय लगता है भाई डिकम्पोज होने में डिटर्जेंट्स को। लेकिन दोनों का जो क्लींजिंग एक्शन है वो एक ही समान है, एक ही जो है प्रिंसिपल पे जो है, सिद्धांत पे जो है वो क्लीनिंग एक्शन करते हैं। उस क्लीनिंग एक्शन से पहले हम लोग जो है एक बार फॉर्मेशन ऑफ सोप, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप देख लेते हैं कि साबुन बनती कैसे है। ये बातें आपको सुनने आ गई होंगी आसानी से। अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करें सोप की, प्रिपरेशन ऑफ सोप। प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन को कैसे बनाएं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक हायर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि नेचर में जो हायर एसिड है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। जो बहुत बड़े बड़े एसिड्स हैं जो नेचर में होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, इसका फॉर्मूला है C17H33COOH। एक तो ये है ओलिक एसिड, बहुत अधिक मात्रा में जो है नेचर के अंदर पाया जाता है ये ओलिक एसिड। एक तो ये है आपका ओलिक एसिड्स। दूसरा इसके अंदर आपका जो है दूसरे प्रकार के जो एसिड्स हैं जो पाए जाएंगे आपके, वो है पोलमिटिक एसिड, पोलमिटिक एसिड। ये है C15H31COOH। हिंदी में आप इनको ऐसे लिख सकते हैं ओलिक, ओलिक अम्ल, पोलमिटिक अम्ल, ऐसे ही सीधे डायरेक्ट, कोई इसमें जो है आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे ही इनको हिंदी में जो है लिख सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एसिड्स है जो नेचर में सबसे अधिक पाया जाता है वो है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड यानी स्टीरिक अम्ल हिंदी में कहेंगे, दैट इज C17H35COOH। ये नेचर में पाए जाएंगे। इनमें सबसे अधिक जो है स्टीरिक एसिड जो है
पाया जाता है और ये सोप बनाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल भी होता है। लेकिन ये हाइयर अम्ल जो है, हाइयर फैटी एसिड जिनको बोलते हैं हम, उच्च वसा अम्ल बोलते हैं इनको, हिंदी में देता हूं मैं, उच्च वसा अम्ल बोलते हैं इनको, वसा अम्ल, ये नेचर में पाए जाते हैं। ये हाइयर फैटी एसिड इनको बोलते हैं इंग्लिश में, हाइयर फैटी एसिड। एक्चुअल में जो हाइयर फैटी एसिड हैं ये नेचर में एसिड के फॉर्म में नहीं रहते, ये नेचर में एसिड की फॉर्म में नहीं रहते, ये नेचर में एस्टर की फॉर्म में रहते हैं, एस्टर की फॉर्म में। और उन एस्टर को हम बोलेंगे ग्लिसरॉइड। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉइड। ये रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्टर, एस्टर की फॉर्म में रहेंगे और उन एस्टर को हम बोलेंगे ग्लिसरॉइड्स, ग्लिसरॉइड्स। हिंदी में ऐसे ही सिंपली ऐसे ही ग्लिसरॉइड्स लिखेंगे, हिंदी में ग्लिसरॉइड, इनको हम ग्लिसरॉइड का जो है नाम देंगे। जैसे हम लोग अगर एक ग्लिसरॉइड्स की बात करें, मान लो ये मैंने कहा सबसे अधिक किया जाता है, तो ये किस कैसे ग्लिसरॉइड की फॉर्म पाया जाएगा, वो फॉर्मूला मैं जो है आपके सामने यहां लिखता हूं। देखिए C17H35 C डबल बॉन्ड O CH2। ध्यान रखिए C17H35 C डबल बॉन्ड O CH, C17H35 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये कार्बन आपस में बॉन्डेड है। ये स्टीरिक एसिड का वो फॉर्म है ग्लिसरॉइड की जो नेचर में पाई जाएगी। ये एस्टर की फॉर्म में है। देखो देखो एस्टर कैसे है वो भी देख लीजिए। ये है आपका RCOOR डैश। जैसे कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे, यहाँ आइए, आप लोगों ने मैंने एक रिएक्शन आपको बताई थी C2H5OH, इसी चैप्टर में करवाई थी। कुछ बच्चे कंफ्यूजन, उनके लिए मैं ये रिएक्शन यहाँ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ देखिए दैट इज OH माइनस H2 मैंने यहाँ किया था। ये कौन सी अभिक्रिया? एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, जो मैंने पहले करवाई थी, एस्ट्रीकरण, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन। देखिए ये बना था आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्डेड O है, फिर ये सिंगल बॉन्ड O जुड़ जाएगा यहाँ और लास्ट में C2H5, जिसका नाम मैंने लिखा था इथाइल इथेनोएट। याद होगा आपको, इथाइल इथेनोएट मैंने इसका नाम लिखा था, याद होगा आपको। और अब इसमें देखिए ये क्या है, एस्टर कैसे है, ये R है, ये C डबल बॉन्ड, ये R, ये C डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O और फिर एक और R, फिर एक और R। ये एस्टर की फॉर्म में ऐसे जो है आपके जो है पाए जाएंगे ओमेटिक अम्ल इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लिसरॉइड्स। इस फॉर्म में जो है ये नेचर में पाए जाएंगे। अब क्या होगा, नेचर से इनको ढूंढ के हम लोग जो है इनको प्रिपेयर कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और फिर इनकी रिएक्शन करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम साल्ट कहलाएंगे सोप या पोटासियम साल्ट कहलाएंगे। देखो जब आप किसी बुक में देखोगे तो आपको ये रिएक्शन बड़ी हार्ड लगेगी, ये रिएक्शन इतनी हार्ड है नहीं, तो कुछ नहीं है। देखिए हमने क्या किया, ये तीनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिए, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिए मैंने। ये 3 NaOH है, यानी 3 तो Na है इसमें और 3 OH है, यानी 3 तो Na है और 3, ऐसे लिखेंगे 3 NaOH, फिर इसको ऐसे लिख दिया 3 Na और 3 OH, एक ही बात है, दो अलग अलग पार्ट में लिख दिया मैंने 3 Na और 3 OH। अब क्या होगा, एक OH तो आप यहाँ दे दो इसको, एक OH इसको यहाँ दे दो, एक OH इसको यहाँ दे दो, क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CH2OH। अगला ये CH, इसको दे दिया एक OH, फिर ये CH2, इसको दे दिया एक OH, ये बन गया ग्लिसरोल। क्या बन गया, ये ग्लिसरोल, ये ग्लिसरोल बन गया, इसको ग्लिसरोल बोलते हैं। ये एक लुब्रिकेंट सबस्टांस है, ग्लिसरोल है ये ग्लिसरोल। अब दूसरा क्या बना हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3 मॉलिक्यूल हैं 1 2 3, हमने क्या किया, एक Na यहाँ लगा दिया, एक Na यहाँ लगा दिया, एक Na यहाँ लगा दिया, तो बनेगा क्या, 3 मॉलिक्यूल किसके, C17H35, 1 2 3, 3 C डबल बॉन्ड O हैं तो ये भी साथ में रहेंगे C डबल बॉन्ड O, 3 ये O हैं ये भी साथ में रहेंगे O, और 3 Na यहाँ लग जाएंगे, ये Na लगा देंगे, ये बन गई आपकी साबुन, सोप,
साबुन, दैट इज सोप आपकी फॉर्म्ड हो गई। इस तरह से आप सोप को जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। नेचर में जो है आपके ये इतने बड़े एसिड जो हैं, हाइयर फैटी एसिड जो है वो एस्टर की फॉर्म में पाए जाएंगे। वो एस्टर की फॉर्म ये है जिनको ग्लिसराइड बोलेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से उनकी हम रिएक्शन करवाएंगे, ग्लिसरॉल और साबुन बनेंगे। अगर अब भी आपको किसी प्रकार की इसमें प्रिपरेशन में डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं वहाँ से आपको जो है फिर इनको जो है क्लियर कर दूंगा या रिएक्शन दोबारा आपको जो है समझा दूंगा, या इसको आप लोग वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा बैक ले जाके दोबारा आप इसको जो है देख सकते हैं। ये है साबुन की प्रिपरेशन। अब क्या करेंगे, अब है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो है बुक से समझ नहीं पाते, यहाँ हम इसको आसानी से समझेंगे कि क्लींजिंग एक्शन जो है क्या होगा आपके सोप का और डिटर्जेंट का। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, आप लोग समझिए, देखिए, और आपको आसानी से समझ आएगा कि कैसे जो है शोधन अभिक्रिया करते हैं। शोधन प्रक्रम, शोधन प्रक्रम किसका, साबुन का और डिटर्जेंट्स का, साबुन का और अपमार्जक का, साबुन और अपमार्जक का शोधन प्रक्रम हम लोग जो है देखेंगे। आइए, बुक्स में पता नहीं कैसे कैसे आपको समझा रखा है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बड़ी इजी लैंग्वेज है, ध्यान से देखिए। और वही बातें जो हमने पहले साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ी है वही चीजें आएंगी यहाँ। देखो, हमें ये पता है कि दोनों में ही लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, एक अणु में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं उनमें जो है होती है। क्लियर है चीज, ये सभी को पता है कि लंबी हाइड्रोकार्बन चेन जो है होती है सभी में। ये मान लीजिए आपकी कोई कंटेनर है जिसमें आप सफाई काम कर रहे हैं, मान लो आप कपड़े धो रहे हैं, सपोज कर लीजिए, और यहाँ आपके कपड़े इसके अंदर जो है ये गिरे हुए हैं जहाँ आप सफाई करना चाहते हैं कपड़ों की। ये आपने डाल दिया डिटर्जेंट्स या सोप डाल दिया, एक ही बात है। डिटर्जेंट होगा तो SO3Na+ इसके सिरे पर जुड़ा होगा, और साबुन होगा तो आपका COONA+ जुड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इसे बोलते हैं आप लोग हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन टेल यानी हाइड्रोकार्बन पूंछ। हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख लेंगे सभी बच्चे, पूंछ लिख लेंगे इसको, हाइड्रोकार्बन पूंछ, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन जो पूंछ है ये होती है जल विरोधी, जल विरागी कह लीजिए, जल विरोधी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है, ये जल को अपने नजदीक नहीं आने, हालांकि जल में है लेकिन जल के अणुओं को अटैच नहीं होने देगी अपने साथ। क्यों नहीं होने देगी, क्योंकि जल जो है, पानी जो है पोलर है। पोलर, अब ये नया वर्ड आया पोलर, इसको भी थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए पोलर H2O, यानी कि जो आयन की फॉर्म में रहे, जो आसानी से आयन बने, जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनते हो, दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसको बोलेंगे पोलर। और एक बात विशेष ध्यान रखिए आप लोग कि पोलर पोलर में ही घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में ही घुलेगा। पोलर हमेशा पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में घुलेगा। अब ये तो टेल है जो जल विरोधी है, जल को अपने साथ अटैच नहीं होने देगी। अब क्या है, ये सिरा क्या है, आयनिक। ये सिरे क्या है, आयनिक है। ये सिरे आयनिक हैं, आयनिक, IONIC, आयनिक। क्यों? क्योंकि यहां पर या तो ये है COO-Na+, या फिर ये है SO3-Na+, है ना आयनिक। इसका मतलब पोलर है ये सिरा भी। अगर ये सिरा पोलर है तो पानी भी पोलर है, इसलिए ये क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूलों को अपने पास अटैच कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा पानी के मॉलिक्यूलों को। इस प्रकार जब ये जो है आपका एक सिरा जो आयनिक है, जब वो आपका पानी के मॉलिक्यूलों को चारों तरफ से घेर लेगा तो एक फ्रोथ की आकृति बनेगी। फ्रोथ मतलब झाग, झाग की आकृति बनेगी, जिसको हम मिशेल कहेंगे। मिशेल, एक झाग की आकृति बनेगी जिसको हम लोग जो है मिशेल्स का जो है नाम देंगे। मिशेल्स बन जाएंगे, झाग बन जाएंगे आपके।
अब होगा क्या, जो यहां कपड़ों में गंदगी है, डर्टी है, जब हम कपड़े को ऐसे पानी को हिलाएंगे, कपड़े को हिलाएंगे, तो जो डर्टी है, गंदगी है, वो छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में, छोटी छोटी आपकी स्फेरिकल फॉर्म में, छोटी छोटी, वेरी थिन, वो ऊपर उठने का प्रयास करेंगी, ऊपर उठने का प्रयास करेंगी, और वो गोलिकाएं छोटी छोटी जब ऊपर उठेंगी तो वो इस हाइड्रोकार्बन टेल से चिपकती रहेंगी। ऐसे गोलिकाएं हम हिलाते रहेंगे, कपड़ों के अंदर जो छिद्रों में आपकी गंदगी है वो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो ऊपर उठने का प्रयास करेगी, और इस प्रकार वो हाइड्रोकार्बन टेल से जो है क्या होती रहेगी, चिपकती रहेगी। लगातार वो हाइड्रोकार्बन टेल से जो है चिपकती रहेगी, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में जो है ऊपर उठेगी, और ये आयनिक सिरा उनको बड़ी आकृति बनाने से रोकेगा कि भाई कहीं गंदगी बड़ा रूप ना ले, बड़े फॉर्म में ना जाए। इसलिए ये सिरा उनको जो है, ये मिसेल्स जो है उनको रोकेगा, कणिकाओं को दूर भेजेगा, ताकि जो है आपकी जो है ये बड़ा रूप ना ले ले। इस प्रकार छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में ये हाइड्रोकार्बन टेल से अटैच होके आपकी सारी गंदगी कपड़ों से दूर निकल जाएगी, और हम कपड़े को निकाल के अच्छे पानी में वापिस वॉश करके जो है सुखाने के लिए छोड़ देंगे, और इस प्रकार आपकी जो है पूरी गंदगी जो है आपकी दूर हो जाएगी। ये है साबुन और अपमार्जक की शोधन अभिक्रिया। आशा करता हूं कि सभी बच्चों के को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कहें कि रिपीट कर दीजिए सर, तो रिपीट कर देता हूं। देखिए, ये हमें पता ही है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसके सिरे पर जो है आपके आयनिक पार्ट होता है, ये सिरे पर सोप में, डिटर्जेंट में, पता है सभी को। अब जो एक हाइड्रोकार्बन टेल है वो तो है जल विरोधी, और ये जो एक एंड है, एक सिरा है, ये है हाइड्रोफिलिक। आयनिक पार्ट जो है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लवर, जल रागी, जिसको हिंदी में बोल लेंगे जल से राग करने वाला, जल रागी हाइड्रोफिलिक है ये पानी को अटैच कर लेगा। यहाँ एक फ्रोथ की आकृति बनेगी, झाग की आकृति बनेगी, जिसको मिसेल कहेंगे। जब हम शोधन विलयन को हलाएंगे, क्लींजिंग वाटर को जो है हलाएंगे, तो जो है छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में आपकी गंदगी बाहर निकलेगी, वो हाइड्रोकार्बन टेल से कंटिन्यूसली आपकी जो है चिपकती रहेगी। इस प्रकार सारी गंदगी जब आपकी हाइड्रोकार्बन टेल से चिपक जाएगी, तो हम लोग जो है कपड़ों को बाहर निकाल के, या किसी भी सबस्टांस को जिसको हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साफ वाटर में हम लोग जो है वॉश करके और सुखा देंगे। आपका जो है क्लीनिंग एक्शन जो है पूरा हो जाएगा। इस प्रकार काम करते हैं अभी सोप एंड डिटर्जेंट्स आपके क्लींजिंग एक्शन। ये पूरा है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पार्ट 5 आपका पूरा हुआ। अब आप लोग जो है इसको पार्ट वाइज देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लोग जो है देखते रहिए, और ज्ञान आपका बढ़ाते रहिए। लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल आपका है साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को जो है कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।